तभी अचानक से नूर को उसके पेट में कुछ अजीब सा फील होने लगता है और अगले ही पल नूर कैंटीन में रखी एक खाली डस्टबिन के आगे खड़ी होकर उस डस्टबिन में उल्टियां करने लगती है। नूर को ऐसे देखकर कुछ स्टूडेंट्स अपना गंदा सा मुंह बनाते हैं, तो कुछ नूर के लिए सच में थोड़ा परेशान हो जाते हैं। जब वो तीनों गर्ल्स नूर को ऐसे देखते हैं, तभी वो तीनों ही नूर की तरफ भागते हैं और अब तक वहां दक्ष और नकुल भी आ चुके थे और नूर के ऐसे देखकर काफी डर गए थे। तभी नेही नूर के बालों को हल्के से पकड़ते हुए उसकी बैक रब करने ही वाली होती है, पर इससे पहले कि नेही या बाकी कोई और कुछ करे या नूर से कुछ बोले या उससे पूछे, उन्हें पीछे से एक सर्द आवाज सुनाई देती है, क्या हो रहा है यहाँ। जैसे ही वो सब उस आवाज की तरफ मुड़कर देखते हैं, उन्हें वहां स्वयं त्रिदेव, मेरा मतलब अद्वित्य, युवी और आयु खड़े दिखते हैं। जब उन तीनों की नज़र नूर पर पड़ती है, उनके चेहरे के सारे रंग उड़ जाते हैं। तभी बिना किसी की परवाह किए बगैर वो तीनों अंदर आते हैं और उन तीनों को देखते ही नेही पीछे हट जाती है। तभी अद्वित्य नूर के बालों को सहलाने लगता है और नेही की तरफ देखते हुए थोड़ी घबराए हुए आवाज में नेही से पूछता है, कुछ खाया था क्या इसने अभी यहाँ से। तभी नेही बिना कोई बात छिपाए अद्वित्य से कहती है, नहीं सर, हम जस्ट अभी 5 मिनट पहले कैंटीन में आए और पता नहीं अचानक से नूर के हाथ पैर कांपने लगे और अगले ही पल उसने उल्टियां करना शुरू कर दिया। अद्वित्य बिना कुछ बोले सिर्फ नूर की तरफ देखता है और अब तक नूर की उल्टियां भी बंद हो गई थी। जब वो तीनों नूर के चेहरे की तरफ देखते हैं, तभी उन्हें ऐसे लगता है कि जैसे किसी ने उनके दिल के करोड़ों टुकड़े कर दिए हो। इस वक्त नूर का चेहरा पूरी तरह से पीला पड़ चुका था और उसे ऐसे देखकर आयु की आंखों में भी आंसू आ चुके थे। इससे पहले कि आयु के आंखों से उसका एक भी आंसू बाहर झलकता, युवी आयु को इशारे से स्ट्रॉन्ग रहने के लिए कहता है, तो आयु झट से अपने आंसुओं को अपनी आंखों में ही रोक लेता है। इधर नूर फिर से लड़खड़ा जाती है और तभी अद्वित्य बिना वक्त गंवाए नूर को अपनी बाहों में उठाता है और वहां से बाहर युवी के कैबिन की तरफ चला जाता है। अद्वित्य के पीछे पीछे वो दोनों भी चले जाते हैं, तो वही नहीं उन सभी स्टूडेंट्स की तरफ देखती है जो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से कैंटीन के गेट की तरफ ही देख रहे थे। तभी नेही अपनी ऊंची और रुड आवाज में उन सब से कहती है, माइंड योर ओन बिजनेस गाइज, अदरवाइज आई नो हाउ टू मेक इट हैपन। नेही की धमकी से डरकर सब अपने अपने काम में बिजी हो जाते हैं। वही वो चारों अभी भी सदमे में ही थे। उन लोगों को ऐसे देखकर नेही अपनी आंखें घुमाते हुए उनसे पूछती है, व्हाट गाइज। तभी सेजल पूरी तरह से ब्लैंक होते हुए नेही से कहती है, अरे यार मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है और मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं बस एक सपना देख रही हूँ। वो बाकी तीनों भी सेजल की बातों से सहमत होते हुए उसकी बात में हामी भरते हैं। तभी नेही उन सब की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचती है, कहीं इन लोगों को शक तो नहीं हो रहा ना। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। मैंने नूर से प्रॉमिस किया था कि ये बात इतने आसानी से किसी को पता नहीं चलेगी, तो मुझे इसे सीक्रेट ही रखना होगा। तभी नेही उन सब की तरफ देखते हुए उनसे कहती है, ये शायद एक कोइंसिडेंस हुआ होगा, इसमें ज़्यादा सोचने वाली या फिर ओवर रिएक्ट करने वाली कोई बात नहीं है। अभी घबराओ मत और चुपचाप अपना अपना फूड एंजॉय करो। नेही की बात सुनकर वो चारों नेही की तरफ ब्लैंक एक्सप्रेशन के साथ देखते हैं। तभी आर्या नेही की तरफ देखते हुए अपनी शौकंग आवाज में उससे पूछती है, आर यू फॉर श्योर नेही? मतलब नूर की तबीयत ऐसे अचानक से खराब हो गई और तू यहाँ आराम से बैठी है, तुझे कोई चिंता नहीं है क्या उसकी? जब नेही आर्या की बात सुनती है, तभी एक पल के लिए नेही को बुरा लगता है, पर अगले ही पल वो ये सोचकर खुश होती है कि उसके फ्रेंड्स को नूर की कितनी परवाह है। नेही उन सब की तरफ देखते हुए अपने मन में कहती है, मुझे भी उस प्यारी सी बच्ची की परवाह है, पर इस वक्त वो अपनी फैमिली के साथ है जो उसका मुझसे भी कहीं बेहतर ख्याल रख सकते हैं। मैं खुश हूँ कि नूर इस वक्त उनके साथ है और इस वक्त मैं नहीं चाहती कि मैं या फिर कोई भी उन्हें डिस्टर्ब करे। तभी नेही अपने फ्रेंड्स की तरफ देखते हुए अपनी प्लेन आवाज में उनसे कहती है, डोंट वरी गाइड, सर है ना नूर के साथ तो वो उसका ध्यान रखेंगे। हम अभी नहीं पर थोड़ी देर बाद जाकर देखेंगे कि नूर क्या कर रही है और कैसी है, तब तक के लिए कोई भी वहां नहीं जाएगा, समझे? नेही की बात सुनकर वो सब अपना अपना सिर हिलाते हैं। वही दूसरी तरफ अद्वित्य नूर को लेकर सीधे युवी के कैबिन में आता है और फिर नूर को उस रूम में मौजूद एक मीडियम साइज के सोफे पर बिठाता है। तभी आयु अद्वित्य को पानी से भरा हुआ ग्लास पास करता है। तभी अद्वित्य उस ग्लास को नूर के मुंह के आगे लाते हुए उससे कहता है, हियर ड्रिंक दिस वाटर लिटिल नूर। नूर अपना सिर हिलाते हुए थोड़ा सा पानी पी लेती है। फिर अद्वित्य नूर के पसीने से लथपथ चेहरे को अपनी रुमाल से साफ करता है और फिर नूर के छोटे से फेस को अपने हाथों में थामते हुए उससे कहता है, एंजल आप ठीक हो अभी? तभी नूर अपना सिर हिलाते हुए एक छोटी सी स्माइल के साथ अद्वित्य से कहती है, हाँ अदु, मैं अभी ठीक हूँ।
प्लीज आप लोग परेशान मत हो। तभी युवी नूर का एक हाथ पकड़ते हुए अपनी चिंता भरी आवाज में नूर से कहता है, हम परेशान कैसे ना हो प्रिंसेस। हम तीनों ने देखा कि कैसे कैंटीन में आप अपना पेट पकड़कर उल्टियां कर रहे थे। आपकी तबीयत तो ठीक है ना नूर, या फिर आपने ऐसा वैसा कुछ खाया जो आपको सूट नहीं करता। तभी नूर युवी के हाथों को हल्के से प्रेस करते हुए उससे कहती है, बिग बी मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैंने ऐसा कुछ भी नहीं खाया जो मुझे सूट नहीं करता। वो तो मुझे अपने पुराने कॉलेज के कैंटीन की कुछ बातें याद आ गई तो इसी वजह से शायद ये सब हुआ। ये मेरे साथ हमेशा होता है और ये सब कॉमन है। जब भी मुझे बहुत ही डरावना सा कुछ याद आता है तभी मेरे टमी में कुछ होता है और फिर अपने आप ही उल्टियाँ हो जाती हैं। सॉरी। तभी अद्वितीय नूर को हक करता है और उसके माथे पर किस करते हुए उससे कहता है, इट्स ओके एंजल, और वैसे भी ये सब कुछ आपने जानबूझकर तो नहीं किया और ऐसी चीज़ों पर ना हमारा बस नहीं होता, सो डोंट से सॉरी टू अस। तभी नूर अपना सिर हिलाती है और अद्वितीय को हक कर लेती है। तभी आयु नूर की तरफ देखते हुए अपनी सॉफ्ट आवाज़ में उससे कहता है, मुझे पता है कि कैंटीन में आपने कुछ खाया नहीं होगा, तो कैसा रहेगा अगर हम यही कुछ ऑर्डर करके साथ में खाएं, क्यों बॉयज। युवी और अद्वितीय तो आयु की बात से सहमत होते हैं, पर तभी नूर कुछ सोचती है। तभी नूर उन तीनों की तरफ देखते हुए उनसे कहती है, अगर मैं आपके साथ लंच करूंगी तो दिदू और मेरे न्यू फ्रेंड्स नाराज हो जाएंगे ना। अद्वितीय को पता था कि नूर किस दिदू की बात कर रही थी, पर आयु और युवी अभी भी उस बात से अनजान थे। तभी आयु अपनी आईब्रो ऊपर उठाते हुए नूर की तरफ देखता है और फिर कंफ्यूज होते हुए नूर से पूछता है, ये दिदू कौन है और आपने आज फर्स्ट डे पर ही फ्रेंड्स भी बना लिए। दैट्स ग्रेट रैबिट। तभी अद्वितीय आयु की तरफ देखते हुए उससे कहता है, ये जिस दिदू की बात कर रही है वो कोई और नहीं निहिशा माथुर ही है। शी एंड हर टीम हैव नाउ बिकम हर फ्रेंड्स। नेही और उसकी टीम का जिक्र सुनते ही आयु और युवी की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। तभी आयु अपनी आंखों को बड़ा करते हुए उन दोनों से कहता है, निहिशा माथुर। पर वो क्यों? वो बहुत रूड है और सारी कॉलेज उससे डरती है। ऐसे में अगर उसने रैबिट को हक किया तो आयु की बात से तो युवी भी सहमत होता है। तभी अद्वितीय एक छोटी सी स्माइल के साथ आयु से कहता है, डोंट वरी भाई, और वो कुछ भी नहीं करेगी नूर को। पहली ही मीटिंग में हमारी प्रिंसेस ने उसे और उसकी टीम को अपनी क्यूटनेस से क्लीन बोल्ड कर दिया है। उसे पता है कि हम कौन है और नूर हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है, पर इसके बारे में वो किसी को नहीं बताएगी, अपने टीम मेंबर्स को भी नहीं। तभी आयु थोड़ा रिलैक्स होते हुए अद्वितीय से कहता है, अगर तू बोल रहा है तो मैं मान लेता हूँ अदू, वरना तो मुझे उस लड़की पर 1% भी ट्रस्ट नहीं है, पूरी की पूरी स्पॉइल ब्राट है वो। आयु की बात सुनकर अद्वितीय और नूर एक दूसरे की तरफ देखते हैं और फिर उन दोनों के ही फेस पर एक शैतानी स्माइल आती है, जिसे युवी और आयु दोनों ही नोटिस करते हैं। उन दोनों को ऐसे हंसता हुआ देखकर आयु अपना मुंह बनाता है, तो वही युवी भी थोड़ा कंफ्यूज होता है। तभी युवी उन दोनों की तरफ देखते हुए उनसे कहता है, क्या हुआ और क्या शैतानी चल रही है तुम दोनों के दिमाग में? अदू, प्रिंसेस, क्या आप दोनों मुझे बताने का कष्ट करोगे? तभी नूर अपना सिर ना में हिलाते हुए अपनी क्यूट सी स्माइल के साथ युवी से कहती है, नहीं, कुछ तो नहीं बिग बी, हम तो अच्छे बच्चे हैं और हम क्या शैतानी कर सकते हैं, क्यों अदू, हम दोनों गुड बेबीज हैं ना। तभी अद्वितीय भी नूर की बातों में हामी भरते हुए अपना सिर हिलाता है। तभी आयु अपनी थोड़ी प्लेन आवाज में उन दोनों से कहता है, चलो अभी चुपचाप बैठो दोनों। आयु आगे कुछ बोलने ही वाला होता है, तभी कोई दरवाजे पर नॉक करता है। तभी युवी दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए उनसे कहता है, रिलैक्स बच्चों, मैं देखता हूँ। नूर युवी के बच्चों वाले वर्ड पर हंसती है। तभी नूर को हंसता हुआ देखकर अद्वितीय नूर से पूछता है, आपको इतनी हंसी क्यों आ रही थी नॉटी गर्ल? आयु भी नूर की तरफ देखता है। तभी नूर अपनी आंखों को मटकाते हुए अद्वितीय से कहती है, मेरा तो ठीक है, पर बिग बी ने आप दोनों को भी बच्चे बोला। क्या आप दोनों भी मेरी तरह छोटे हो? तभी अद्वितीय नूर की छोटी सी नाक पर टैप करते हुए उससे कहती है, वो इसीलिए क्योंकि हम दोनों आज भी भाई के लिए वही उनके छोटे से बेबिच है, जैसे आप हमारे लिए हो। तो इसी वजह से भाई कभी कभी हमें छोटों बच्चों की तरह ट्रीट करते हैं, जो मुझे नहीं पसंद, पर ये तो उनका प्यार है ना, तो ठीक है। तभी नूर भी अद्वितीय की बात को समझते हुए अपना सिर हिलाती है। तभी दो पियून दो बड़ी बड़ी ट्रे लेकर अंदर आते हैं और फिर उस ट्रे को वही टेबल पर रखकर बाहर चले जाते हैं। उन पियून के जाने के बाद युवी फिर से दरवाजा बंद करता है और उनकी तरफ आता है। तभी युवी उन तीनों की तरफ देखते हुए उनसे कहता है, चलो पहले कुछ खा लो, प्रिंसेस को भूख लगी होगी। वो तीनों अपना अपना सिर हिलाते हैं और वही साथ में बैठ जाते हैं।
आयु और युवी अपना अपना लंच करते हैं और अद्वितीय नूर को भी खिलाता है और उसके साथ साथ खुद भी खाता है। लंच होने के बाद वो लोग वहीं बैठे हुए थे कि तभी अचानक से अद्वितीय का फ़ोन बजता है। तभी अद्वितीय अपना फ़ोन उठाता है और जो सुनता है उसे सुनने के बाद अद्वितीय अपने आप पर रखा हुआ काबू खो देता है। तभी अद्वितीय अपनी जगह पर से उठते हुए फ़ोन पर ही जोर से चिल्लाता है, व्हाट द FCK एंड हाउ डरेशी। ओके तुम लोग वही रहो, हम अभी आ रहे हैं। अद्वितीय अपना फ़ोन कट करता है और उन तीनों की तरफ देखता है। अद्वितीय को ऐसे देखकर आयु और युवी भी थोड़े परेशान से हो गए थे, पर अद्वितीय को ऐसे चिल्लाता हुआ देखकर नूर पूरी तरह से घबरा गई थी। तभी आयु थोड़ी चिंता भरी आवाज़ में अद्वितीय से पूछता है, क्या हुआ अदु, सब ठीक तो है ना? तभी अद्वितीय अपने आप को शांत करने के लिए एक गहरी सांस लेता है। तभी उसकी नज़र नूर पर जाती है जो अभी अद्वितीय के डर की वजह से भीगी बिल्ली बनी हुई थी। तभी अद्वितीय नूर के पास आते हुए अपनी सॉफ्ट आवाज़ में उससे कहता है, आई एम सो सॉरी एंजल, मैंने आपको डरा दिया, सॉरी। आइए। अद्वितीय अपनी बाहों को खोलता है और नूर झट से अद्वितीय को हग कर लेती है। तभी अद्वितीय नूर के बालों पर बार बार किस करता है ताकि नूर रिलैक्स हो जाए। जब अद्वितीय को ये यकीन हो जाता है कि नूर अभी ठीक है, तभी जाकर वो अपने दोनों भाइयों की तरफ देखता है जो इस वक्त बड़े ही प्यार और प्राउड भरी नज़रों से उसे देख रहे थे। तभी अद्वितीय उन दोनों की तरफ देखते हुए अपनी प्लेन आवाज़ में उनसे कहता है, अली, अद्वितीय का गार्ड का कॉल था और वो बता रहा था कि वो भी, मेरा मतलब है मायरा, उस बस्टर्ड ईशान और उसकी माँ के साथ पैराडाइज में आई हैं। अद्वितीय की बात सुनते ही नूर फिर से डर जाती है और अद्वितीय को और कसके हक करती है। तभी नूर अद्वितीय की बाहों में सिसकते हुए अपनी बेहद ही घबराए हुए आवाज़ में उनसे कहती है, वो मुझे अपने साथ लेकर जाएंगे अदू, मुझे नहीं जाना प्लीज़। आप मुझे उनके साथ मत भेजो, वो लोग बहुत बुरे हैं, मुझे नहीं जा। अचानक से नूर की सांस फूलने लगती है और जब अद्वितीय को ये सब महसूस होता है, तभी झट से वो नूर के फेस को अपने सीने से थोड़ा अलग करता है। जब वो तीनों नूर की फूली हुई सांसों को महसूस करते हैं, तभी उनकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। तभी अद्वितीय झट से नूर को अपनी बाहों में ठीक से पकड़ता है और अपने एक हाथ से नूर के गालों को सहलाने लगता है। अद्वितीय नूर के गालों को सहलाने के साथ साथ उसके माथे पर किस करते हुए उससे कहता है, एंजल, ट्राई टू ब्रीथ बेबी, स्मन, यू कैन डू इट। देखो अदू यहाँ है और साथ में बिग बी और भैयू भी है, तो आप हमारे लिए इतना करोगे है ना? नूर, आप अदू की बात सुन रहे हो बेटा? तभी नूर अपनी आंसू भरी नज़रों से अद्वितीय की तरफ देखते हुए उससे कहती है, नहीं जाना अदू। तभी युवी नूर के पास बैठते हुए नूर का एक हाथ अपने हाथों में लेता है। नूर को ऐसे देखकर आयु खुद को रोक नहीं पाता और रोने लगता है। तभी युवी नूर के हाथ पर किस करते हुए उससे कहता है, प्रिंसेस, कोई आपको कहीं नहीं लेकर जाएगा। हम तीनों आपसे प्रॉमिस करते हैं कि आप हमारे साथ ही रहोगे, पक्का प्रॉमिस बच्चे। आप बस सांस लो। बेचारी बच्ची उनकी बात सुनकर ट्राई तो करती है, पर ऐसे लगता है कि नूर की सांसें उसके गले तक आकर ही रुक जाती थी। आयु और युवी को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी अद्वितीय उस सोफे पर ठीक से बैठता है और नूर का सिर अपने सीने पर रखता है, जिसकी वजह से नूर को अब अद्वितीय के दिल की धड़कन साफ साफ सुनाई दे रही थी। तभी अद्वितीय नूर के बालों को सहलाते हुए धीरे से नूर से कहता है, एंजल, आप मेरी हॉटबिट सुन पा रहे हो ना? तभी नूर बस अपना सिर हल्के से हिलाती है। तभी अद्वितीय नूर के माथे पर किस करते हुए उससे कहता है, तो अभी आपको अपनी आंखें बंद करके बस अदू की हॉटबिट्स पर ही फोकस करना है और साथ साथ ट्राई टू ब्रीथ नॉर्मल वॉक एंजल। नूर फिर एक बार अपना सिर हिलाते हुए अपनी आंखें बंद करती है और अपना पूरा ध्यान अद्वितीय की हॉटबिट्स पर ही लगाती है। अद्वितीय भी उस दौरान नूर के बालों को सहलाते हुए उसे मोटिवेट करता है और फिर अगले कुछ ही देर में नूर की सांसें नॉर्मल होने लगती हैं। जब नूर पूरी तरह से नॉर्मल हो जाती है, तभी अद्वितीय नूर को अपने आप से थोड़ा अलग करता है। अद्वितीय नूर के चेहरे को अपने हाथों में थामते हुए उससे पूछता है, नूर, अभी आप कैसा फील कर रहे हो और सांस लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है ना आपको? तभी नूर अद्वितीय की तरफ देखते हुए अपना सिर हिलाती है, जिसे देखकर वो तीनों चैन की सांस लेते हैं। पर उनका टेंशन पूरी तरह से खत्म कहाँ हुआ था कि उनकी सबसे बड़ा टेंशन तो इस वक्त उनके घर में मौजूद था। तभी अद्वितीय नूर के हाथों को पकड़ते हुए अपनी सबसे प्यारी आवाज़ में उससे कहता है, नूर, अभी आप मेरी बात सुनिए। हम नूर बस अद्वितीय को एक छोटे से ओके अदू में जवाब देती है। तभी अद्वितीय नूर को समझाते हुए उससे कहता है, एंजल, हमें पता है बेटा कि उन सबने आपके साथ बहुत बहुत बुरा किया है, जिसके लिए उन्हें सज़ा भी मिलनी चाहिए और मिलेगी भी।
क्योंकि उन्हें कोई हक नहीं बनता आपकी लाइफ के साथ खेलने का, फिर वो आपकी सगी बहन ही क्यों ना हो। जितना भी गलत उन्होंने आपके साथ किया है, उसके बाद मैं आपको उनके साथ वापस भेजना तो दूर, मैं उन्हें आपके पास आने भी नहीं दूंगा। आप बिल्कुल डरिए मत नूर, मैं हूँ आपके साथ, आपके बिग बी और भैयू भी तो है ना। आपको उन लोगों की कैद से हमेशा हमेशा के लिए बाहर निकलना होगा और उसके लिए हमें जो कुछ भी करना पड़े, हम वो सब करेंगे प्रिंसेस, आप बिल्कुल भी अकेले नहीं हो। अभी हम सब घर जा रहे हैं और आप भी हमारे साथ आ रहे हो। जरा देखिए तो कि अब उन लोगों को आपसे क्या चाहिए, पर अभी आप उनको बिना डरे फेस करोगे और हम तीनों आपके साथ खड़े रहेंगे, ओके। नूर उन तीनों की तरफ देखती है और फिर एक छोटी सी स्माइल के साथ उनसे कहती है, हाँ मैं उनको फेस करूंगी क्योंकि मैं ब्रेव गर्ल हूँ। तभी आयु अपने आंसुओं को साफ करते हुए नूर की तरफ आता है। तभी आयु नूर के माथे पर किस करते हुए उससे कहता है, ये हुई ना बात, आप सच में बहुत ब्रेव हो रैबिट, और उसके लिए वी आर सो प्राउड ऑफ यू माय कोहिनूर। वो दोनों भी आयु की बात से सहमत होते हैं। तभी अद्वितीय नूर की तरफ देखते हुए उससे पूछता है, तो अभी चले एंजल। इस पर नूर अपना सिर हिलाते हुए अद्वितीय से कहती है, हाँ, पर आप मेरे साथ कैसे चलोगे, तो मैं पहले जाती हूँ, आप तीनों थोड़ी देर में आ जाओ, ओके। नूर की इस बात पर उन तीनों के चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल आती है। तभी युवी नूर के फुले हुए गालों को धीरे से खींचते हुए उससे कहता है, बिग बी की प्रिंसेस, उसकी कोई जरूरत नहीं है। असल में मेरे कैबिन में एक सीक्रेट डोर है जिससे आप सीधे कॉलेज से बाहर निकल सकते हो और कोई आपको देखेगा भी नहीं। तो अभी हम साथ में उसी डोर से बाहर जाएंगे और वो डोर ऑटोमेटिक है, तो हमारे बाहर निकलते ही वो डोर अपने आप ही अंदर से बंद हो जाएगा। युवी की बात सुनकर नूर अपनी चमकती हुई आंखें और एक बड़ी सी स्माइल के साथ युवी से कहती है, वाह इट्स सो कूल, आप तो बहुत जीनियस हो बिग बी। तभी युवी नूर के माथे पर किस करते हुए अपनी छोटी सी स्माइल के साथ उससे कहता है, थैंक यू सो मच माय लिटिल प्रिंसेस। अभी चले। नूर बस अपना सिर हिलाती है। तभी अद्वितीय अपना फोन हाथ में लेता है और उसमें एक नंबर डायल करते हुए उनसे कहता है, मैं माँ को बोल देता हूँ कि वो मेरी गाड़ी को कॉलेज की बैक साइड पर लेकर आए और बाकी आपकी दोनों गाड़ियों को ड्राइवर के हाथों पैराडाइज भिजवा दे। अद्वितीय की बात से सहमत होते हुए आयु और युवी दोनों ही अपना सिर हिलाते हैं और अद्वितीय अपने पर्सनल बॉडीगार्ड मार्क को फोन करता है और उसे वैसे ही बताता है जो उनसे आयु और युवी को समझाया था। उस फोन कॉल के बाद अद्वितीय उन तीनों की तरफ देखते हुए उनसे कहता है, चले। मार्क मेरी गाड़ी कॉलेज के बैक साइड लेकर आ जाएगा, तब तक हम यहाँ से निकलते हैं। वो तीनों अपना अपना सिर हिलाते हैं और फिर अद्वितीय नूर का हाथ पकड़ते हुए उससे कहती है, चलिए एंजल। तभी अद्वितीय सबसे पहले नूर के साथ उस दरवाजे की तरफ आता है और फिर जब युवी उस दरवाजे को कुछ पासवर्ड डालकर खोलता है, तभी पहले अद्वितीय और नूर बाहर आते हैं और फिर उनके पीछे पीछे आयु और युवी भी बाहर आते हैं। बाहर आते ही नूर इधर उधर देखने लगती है क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा हरियाली थी और कुछ प्यारे प्यारे फूलों के पेड़ भी थे। उस जगह को देखकर नूर के चेहरे पर एक स्माइल आती है और वो किसी बच्चे की तरह चाहते हुए उनसे कहती है, वाह, ये जगह तो कितनी कितनी प्यारी है, पर यहाँ कोई आता नहीं क्या। तभी आयु नूर के सवाल का जवाब देते हुए उससे कहता है, नहीं रबिट, ये एक प्राइवेट प्लेस है जहाँ किसी को भी आने की परमिशन नहीं है, पर आप बेफिक्र यहाँ आ सकते हो क्योंकि ये जगह आपके बिग बी की है और मुझे नहीं लगता कि वो आपको यहाँ आने से मना करेंगे, क्यों भाई। तभी युवी हंसते हुए आयु से कहता है, बिल्कुल सच कहा तूने आयु, मैं भला मेरी प्रिंसेस को क्यों मना करूँगा, वो जब चाहे तब यहाँ आ सकती है, पर अकेले नहीं, हम तीनों में से कोई ना कोई हमेशा उसके साथ होगा, ठीक है। तभी आयु और अद्वितीय दोनों ही साथ में जी भाई बोलते हैं। तभी मार्क वहाँ अद्वितीय की कार लेकर आता है। तभी युवी मार्क के साथ पैसेंजर सीट पर बैठता है, तो वही आयु और अद्वितीय नूर के साथ पीछे वाली सीट पर बैठते हैं जहाँ वो दोनों नूर को बीच में बिठाते हैं। कुछ 30-35 मिनट की दूरी तय करने के बाद वो लोग फाइनली पैराडाइज में पहुँचते हैं। पैराडाइज में वो चारों कार से बाहर आने के बाद सीधे मेन डोर की तरफ बढ़ते हैं, पर तभी नूर अद्वितीय का हाथ पकड़ लेती है जिसकी वजह से अद्वितीय अपनी जगह पर ही रुक जाता है। अद्वितीय और नूर को रुका हुआ देखकर वो दोनों भी वहीं रुक जाते हैं। तभी नूर अपनी आंसू भरी आंखों से अद्वितीय की तरफ देखते हुए उससे कहती है, अदू मुझे बहुत डर लग रहा है। तभी अद्वितीय नूर को हक करता है और फिर उसके माथे पर किस करते हुए उससे कहता है, एंजल हम हैं ना आपके साथ और हम आपके साथ कुछ भी गलत नहीं होने देंगे, प्लीज ट्रस्ट अस बेटा। तभी नूर अद्वितीय और साथ में उन दोनों की तरफ देखते हुए उनसे कहती है, यस आई ट्रस्ट यू। तभी अद्वितीय नूर के आंसू साफ करते हुए एक छोटी सी स्माइल के साथ उससे कहता है, दैट्स लाइक माई गर्ल, चलिए।
नूर अपना सिर हिलाती है। तभी अद्वितीय नूर का हाथ पकड़ता है और आयु और युवी उन दोनों के पीछे ही खड़े होते हैं। भले ही नूर से बात करते वक्त उन तीनों के चेहरे के एक्सप्रेशन सॉफ्ट होते हैं, पर अभी उन तीनों के फेस एक्सप्रेशन सॉफ्ट से चेंज होकर एकदम से सर्द और इमोशनलेस हो गए थे।